अध्याय 67। मुझे माफ़ कर दो। शायद मैं एक माफ़ी से माफ़ी नहीं मांग पाऊंगा। मुझे माफ़ किए जाने की उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता था कि ये तुम्हारी गलती नहीं है। मिल्टियाडेस ने माफ़ी मांगी। उनके लिए माफ़ी मांगना आसान नहीं था, लेकिन वो ऐसा कर पाए क्योंकि वो जानते थे कि मैं उन पर विश्वास करती थी। मुझे नहीं लगता कि मिल्टियाडेस ने कभी सोचा होगा कि वो दिन आएगा जब वो थियोडोर से ये शब्द कहेंगे। मैं उनके चेहरे पर पछतावा पड़ सकती थी। तभी मिल्टियाडेस ने मुझे छोड़ दिया। मैं थियोडोर के पास गई, जो अब सिसक रहा था, जबकि मिल्टियाडेस एक तरफ खड़े होकर हमें देख रहे थे। कोई बात नहीं थियो, मैंने थियोडोर को सांत्वना दी। पिताजी ने अजीब से भाव से हमें देखा। उन्हें नहीं पता था कि रोते हुए बच्चों के साथ क्या करना है। ये समझ में आता था क्योंकि उन्हें पहले कभी किसी को सांत्वना देना नहीं सीखना पड़ा था। हालांकि मुझे उन पर बहुत गर्व महसूस हुआ। उन्होंने एक ऐसी समस्या का सामना किया जिससे वो इतने समय से भाग रहे थे। आखिरकार उनके आंसू थमने के बाद थियोडोर ने ऊपर देखा। उसने अपने आंसू पोंछे और मिल्टियाडेस को घूरने लगा। क्या मैं अब से महल में रह सकता हूँ? जब पिताजी की नज़र मुझसे मिली तो मैंने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए मुस्कुराया और उन्होंने भी मेरी मुस्कान का जवाब दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम चाहो तो। थियोडोर मिल्टियाडेस के शब्दों पर विचार करते हुए अजीब तरह से खड़ा था। तुम्हारे करीब रहना चाहता हूं, उसने आखिर में कहा। ऐसा क्यों? थियोडोर दबाव में जवाब नहीं दे सका, इसलिए मुझे आगे बढ़कर उसके लिए जवाब देना पड़ा। उसने कहा कि वो तुम्हें पसंद करता है। मिल्टियाडेस के चेहरे पर भ्रमित भाव हास्यास्पद था। मैं उनके दिमाग में चल रहे विचारों को देख सकती थी, क्योंकि वो सोच रहे थे कि थियोडोर उन्हें क्यों पसंद करता है, उन सभी वर्षों की उत्पीड़न के बावजूद जो उन्होंने लड़के के प्रति दिखाया था। कहीं और ग्रैंड डचेस एरियन नोइक्रोम खिड़की से बाहर देखते हुए गहरी सोच में डूबी थीं। उन्हें हमेशा इस बात का डर सताता रहता था कि उनका भाई धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। भले ही वो उसके लिए सब कुछ कर रही थीं, फिर भी कुछ भूमिकाएं थीं जिन्हें वो पूरा नहीं कर पा रही थीं। उनकी बिगड़ती बीमारी उन्हें अपने साथियों के साथ खेलने से रोक रही थी और एरियन परेशान थी कि उन्हें मुश्किल से याद था कि उन्होंने आखिरी बार उसे ठीक से मुस्कुराते हुए कब देखा था। वो उन आश्वस्त मुस्कानों का जिक्र नहीं कर रही थीं जो वो हमेशा उन्हें दिखाती थीं, बल्कि उनकी उम्र के एक बच्चे की सच्ची खुश मुस्कान का। एरियन उस दिन थियोडोर को दिल से मुस्कुराते हुए देखकर बहुत खुश हुई थीं जब राजकुमारी अमेलिया को चाय पार्टी में आमंत्रित किया गया था। राजकुमारी ने थियोडोर की बीमारी को ठीक करने में मदद करने का भी वादा किया था। यदि राजकुमारी वास्तव में सफल होती तो एरियन को इस दुनिया में कोई पछतावा नहीं रहता। योर ग्रेस एरियन, आप यहाँ हैं। अपना नाम सुनकर एरियन मुड़ी और अनजाने में एक चेहरा बनाया जब उन्होंने अचीलियोस को वहां खड़ा पाया, जो चेस्टर कैट की तरह मुस्कुरा रहा था। आपको क्या चाहिए प्रधानमंत्री? ओह, क्या आपको मुझे इतनी बेरुखी से संबोधित करना होगा? अचीलियोस ने चिढ़ाया। अगर आपके पास कुछ खास कहने को नहीं है तो मैं चलूंगी। भले ही अचीलियोस अक्सर दोस्ताना व्यवहार करने की कोशिश करता था, एरियन ने ऐसे कोई विचार नहीं रखे। चूंकि वो साल में 1 या 2 बार ही हेल्सारोज लौटती थी, इसलिए बहुत सारा काम उनका इंतजार कर रहा था। क्या आप महामहिम से मिलने जा रही हैं? ओह, मुझे नहीं लगता कि आप इसलिए जा रही हैं। अचीलियोस की धीमी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने एरियन को रोक दिया और मुड़ने पर मजबूर कर दिया। अचीलियोस किस उसका जिक्र कर रहा था? उन्हें एक बुरी आशंका महसूस हुई, खासकर इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मुस्कुरा रहा था। सीधे बताओ प्रधानमंत्री, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? उसने मांग की। उसके मुंह से निकले अगले शब्दों ने उसकी दुनिया को ढहा दिया। 13वां राजकुमार महल में है। प्रारंभिक भ्रम शांत होने के बाद हम तीनों देर से दोपहर का भोजन करने बैठे। मैं बहुत खुश थी कि सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन उनके बीच की असहजता अभी भी बनी हुई थी। फिर भी जब मैंने उन दोनों के बीच देखा तो मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। एक कहावत है कि 1000 मील का सफर एक कदम से शुरू होता है, और उन दोनों के लिए ये भोजन उनके सुलह का पहला कदम था। ये अच्छा है ना? क्या ये स्वादिष्ट नहीं है? अगर मैं उन्हें छोटी मोटी बातचीत में शामिल करने का प्रयास नहीं करती तो ये भोजन खामोशी में खत्म हो जाता। मिल्टियाडेस या तो झुंझलाहट या असहजता से यांत्रिक रूप से अपने कांटे का उपयोग कर रहा था, माइनस ये बताना मुश्किल था। थियोडोर दूसरी ओर मिल्टियाडेस पर लगातार चोरी छिपे नजर डाल रहा था, इस हद तक कि वो अपना भोजन ठीक से नहीं खा रहा था। मैंने अपने चाचा को कुछ गर्म पानी दिया और उन्हें पीने के लिए कहा।
मिल्टियाडेस पर एक त्वरित नजर डालकर उन्होंने कप स्वीकार कर लिया और कर्तव्यपरायणता से पिया। वो कितना अच्छा बच्चा था। पिताजी, इसमें से कुछ खाओ। चाचा, तुम भी। मैंने उनकी प्लेटों पर स्टेक का एक टुकड़ा रखा और मुस्कुराई अपना सिर हाथों के बीच टिका दिया। लियाम हस्तक्षेप करना चाहता था क्योंकि मेरा व्यवहार शिष्टाचार के खिलाफ था, लेकिन मिल्टियाडेस ने उसे रोक दिया। एमिल, तुम भी इसमें से कुछ खाओ, थियोडोर ने जवाब दिया, मेरे प्लेट पर मांस का एक टुकड़ा रखते हुए। पिताजी को ये पसंद है। मैंने थियोडोर को मिल्टियाडेस को भी कुछ देने का इशारा करते हुए कहा। एक पल के लिए जमने के बाद वो यांत्रिक रूप से हिलने लगा। कृपया ये ले लीजिए महामहिम, उसने हकलाया। कांपते हाथों से मांस का टुकड़ा लगभग मिल्टियाडेस की प्लेट पर फेंक दिया। कोई भी इसे देखना मुश्किल पाता। थियोडोर को धन्यवाद देने के बजाय मिल्टियाडेस ने मुझे खाली नजर से देखा और मैंने अपने सामने दो अजीब आधे भाइयों को देखते हुए अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश की। पिताजी, क्या आप प्रतिदान नहीं देंगे? ये खाओ। मिल्टियाडेस मुझसे नहीं जीत सका और अनिच्छा से थियोडोर को मांस का एक टुकड़ा दिया। धन्यवाद महामहिम। ये कितना मार्मिक दृश्य था। प्लेट से प्लेट तक स्नेह बांटा जा रहा था, हालांकि मैं इससे संतुष्ट नहीं थी। पिघलते हुए माहौल का लाभ उठाने का फैसला करते हुए मैंने थियोडोर को थोड़ा और धक्का दिया। चाचा, आप उन्हें महामहिम क्यों कह रहे हैं? बस उन्हें भाई कहो। मेरे बात दोहराओ। भाई। थियोडोर को ये समझ में नहीं आया कि मैं उसे उपनामों को समझने में मदद करने की कोशिश कर रही थी और वो शांत था, लेकिन आखिरकार उसने शर्माते हुए कहा, भाई। ओह, कितना अच्छा। ये तालियों का हकदार था। मिल्टियाडेस की ओर गर्व से मुड़कर मैंने कहा, अब तुम्हारी बारी है। जब पिताजी ने मुझे देखा तो मैंने नमस्ते कहा। धन्यवाद, मिल्टियाडेस ने अनिच्छा से कहा। और थियोडोर। मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मुझे उम्मीद थी कि वे एक दूसरे को उपनाम से बुलाएंगे, लेकिन शायद अभी इसके लिए बहुत जल्दी थी। मैं अभी के लिए इससे संतुष्ट रह सकती थी। ये देखना कितना अच्छा है, मैंने संतोषपूर्वक आह भरी। मिल्टियाडेस और थियोडोर दोनों ने मुझे अविश्वसनीय रूप से देखा। वे सच्चे भाई बहन की तरह थे। चूंकि हर समय एक साथ खाना मुश्किल था, तो शायद हमें सप्ताह में एक बार का लक्ष्य रखना चाहिए। मैं इसे करीब आओ परियोजना कहूंगी। एक साथ समय बिताकर आखिरकार वे अपने दिल खोलेंगे और एक दूसरे के करीब आएंगे। मुझे लियाम की आवाज सुनाई दी, ग्रैंड डचेस। योर ग्रेस, आप अंदर नहीं जा सकती। तेज कदमों की आवाज के साथ दरवाजा खुला और एरियन दरवाजे पर जम गई। योर ग्रेस, आप यहां नहीं रह सकती, कृपया जाएं। ग्रैंड चैम्बरलेन ने विनती की क्योंकि उसने उसे खींचने की कोशिश की और असफल रहा। मिल्टियाडेस ने हाथ उठाया और कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। लियाम पीला पड़ गया, लेकिन झुक गया और चला गया। तुम यहां क्यों हो एरियन? एरियन ने एक बार फिर थियोडोर पर नजर डाली, फिर घुटनों के बल गिर गई। महामहिम, मैं कुछ भी करूंगी, कृपया थियोडोर को क्षमा कर दें, उसने विनती की। बहन, थियोडोर चिल्लाया, लेकिन मैंने उसे तुरंत रोक दिया। भले ही वो हस्तक्षेप करने की कोशिश करता, उसे कुछ हासिल नहीं होता। मिल्टियाडेस ने अपना कांटा नीचे रखा और मेज थपथपाई। तुम कुछ भी करोगी? हाँ, कुछ भी। कृपया थियोडोर को अकेला छोड़ दे। उठो, मुझे कुछ नहीं कहना है। क्षमा करे। एरियन ने मिल्टियाडेस को सदमे में देखा। मैंने उसके सदमे भरे भाव पर मुस्कुराया और फिर मिल्टियाडेस को देखा। वो मुझे देख रहा था, स्पष्ट रूप से प्रशंसा की तलाश में था। तुम कितने शानदार हो, मैं अपने विचारों में चिल्लाई। मिल्टियाडेस चुपचाप प्रशंसा पर मुस्कुराया। बहन, मैं महामहिम के साथ दोपहर का भोजन कर रहा था, थियोडोर ने समझाया जैसे ही वो उसके पास गया। एरियन ने मिल्टियाडेस को एक जटिल भाव से देखा। ये समझ में आता था कि उसे स्थिति पर विश्वास करना बहुत मुश्किल लगा। उसने अपना जीवन थियोडोर की रक्षा करने और ये सुनिश्चित करने में बिताया था कि वो मिल्टियाडेस के रास्ते से दूर रहे। महामहिम आपकी जान बख्श रहे हैं? उसने अविश्वसनीय रूप से पूछा। अपनी सीट से नीचे उतरकर मैं मिल्टियाडेस से चिपक गई ताकि वो परेशान ना हो। एरियन ने मुझे हंसते हुए देखा, तभी उसकी जमी हुई अभिव्यक्ति पिघलने लगी। मिल्टियाडेस ने मुझे अपनी बाहों में उठाया और खड़ा हो गया। एरियन की ओर देखते हुए, जो अभी भी घुटनों के बल थी, उसने कहा, मैं 13वें राजकुमार को हेल्सरोस पैलेस में रहने की अनुमति दूंगा। एरियन, तुम्हें भी मुझसे बचने की कोई जरूरत नहीं है।
तुम जब तक चाहो राजधानी में रह सकती हो। महामहिम, एरियन हाँफते हुए बोली, जो कुछ वो सुन रही थी उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। तनावपूर्ण माहौल मेरी तालियों की आवाज से टूट गया। कितना अद्भुत! अब मेरे पास आखिरकार एक चाची और एक चाचा है, मैंने एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा। अन्य तीनों ने मुझे हक्के बक्के चेहरे से देखा। यह एक ऐतिहासिक दिन था। तो थियो ने ये सब योजना बनाई। भोजन के बाद थियोडोर को अकेले वापस भेज दिया गया और मैं एरियन के साथ बैठकर उसे सब कुछ समझाने लगी जो हुआ था। एरियन के चेहरे पर उदासी ने मेरे दिल को छू लिया। नहीं, मैं भी इसमें शामिल थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम बस वही कर रही थी जो थियो चाहता था। ये सच नहीं है। मुझे ठीक ठीक पता था कि वो क्या कर रहा था। एरियन मेरी त्वरित प्रतिक्रिया पर तेजी से हंसी, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। इतना परेशान मत हो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन अगर मैं थोड़ी मजबूत होती, ये नहीं होता, लेकिन अन्य समस्याएं होती। वे मेरे ईमानदार विचार थे। एरियन ने पहले ही अपनी दी गई स्थिति के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था और वो बच गई थी। मुझे नहीं पता था कि थियो को ऐसा महसूस होता है, उसने अपने होंठ काटते हुए कहा। वो अपनी सारी भावनाओं को कबूल करती हुई लग रही थी। क्या तुम्हें लगा कि थियोडोर इतने समय से तुम्हारी सुरक्षा में रहकर खुश था? मेरा मतलब वो नहीं था। एरियन की आंखों में अपराध बोध चमक गया और उसने अपना सिर झुका लिया। उस पर इतना सख्त मत बनो। जैसे तुम थियोडोर की रक्षा करना चाहती हो, वैसे ही वो भी तुम्हारी रक्षा करना चाहता है। मैं ये नहीं कह सकती थी कि थियोडोर ने इसे सही तरीके से किया था, क्योंकि चीजें शायद उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई होती। लेकिन ये सच था कि उन दोनों ने इसलिए कार्रवाई की क्योंकि वे एक दूसरे की रक्षा करना चाहते थे। मुझे सच में खुशी थी कि ये सब त्रासदी में समाप्त नहीं हुआ। जानते हो, समय समय पर अपने करीब के लोगों के साथ दिल से बात करना महत्वपूर्ण है। भले ही आप शारीरिक रूप से एक दूसरे के करीब हों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप समझेंगे कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है। अगर आप सब कुछ दबाकर रखते हैं तो गलतफहमियां और गहरी होंगी। ठीक इसलिए क्योंकि वे आपके लिए अनमोल हैं, उनसे और भी बहुत कुछ साझा करना होगा। इसलिए आपको ये सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी कि आप एक ही बात पर हैं। मैंने एरियन पर मुस्कुराया और धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। उसने बदले में मुझे एक टूटी हुई मुस्कान दिखाई। क्या तुम सच में 6 साल की हो? हाँ, मैं हूं। तुम ऐसी बातें कहती हो जो 6 साल का बच्चा नहीं कहेगा। क्या इससे तुम्हें मुझसे नफरत होती है? मुझे कोई कारण नहीं है। एरियन हंसी। उसने गहरी सांस ली और अपने बाल पीछे धकेले, और ये गति इतनी सुंदर थी कि मैं घूरने से खुद को रोक नहीं पाई। मेरे पहले और दूसरे पसंदीदा अपनी सुंदरता से दुनिया को जीत सकते थे। ओह, ठीक है, मैंने तुमसे इस वजह से मिलने के लिए नहीं कहा था। मुझे तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बताना है। मैंने एरियन को बुलाने का मुख्य कारण थियोडोर की बीमारी के बारे में बात करना था। मैंने उसे सब कुछ समझाना शुरू किया कि उसका शरीर दिव्य शक्ति को क्यों स्वीकार नहीं कर सकता था, पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ था और इस मामले के बारे में मेरी शंकाएं। मैंने अपनी आशंका भी बताई कि ड्यूक रेवेनहुक का इसमें हाथ था। मैं पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हूं, लेकिन थियोडोर के लक्षण शून्यता से मिलते जुलते लगते हैं, मैंने संक्षेप में कहा। शून्यता? एरियन सदमे में दिखी, जैसे उसने कभी इस पर शक नहीं किया था। हाँ, उसके शरीर पर धब्बे, उसके लक्षण और ये तथ्य कि उसका शरीर दिव्य शक्ति को अंदर नहीं आने देता, सब शून्यता की ओर इशारा करते हैं। मैंने एरियन की जमी हुई अभिव्यक्ति को देखकर रुक गई। क्या कुछ याद आता है? शायद एक बात हो सकती है। वो अचानक खड़ी हो गई। मुझे कुछ ढूंढना होगा, कृपया इसे मुझ पर छोड़ दें। ओह ठीक है, मैंने सिर हिलाया। तो मैं चलूंगी। एरियन ने कठोरता से झुककर कमरे से चली गई। जब तक मैं अकेली नहीं हुई, तब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैंने अपने हाथ बांध रखे थे। वो कितनी शानदार थी। अगर वे सब उसकी तरह होती तो मैं खुशी खुशी 500,000 चाचियों का स्वागत करती। कहानी जारी है।